1 रुपए में अडानी को 1000 एकड़ जमीन, 10 लाख पेड़ कटेंगे, किसानों की जमीन हड़प ली। ये हेडलाइंस आपने भी देखी होंगी। सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल्स पे, हर जगह यही आग लगी है। एकदम सिंपल स्टोरी बनाकर पेश की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने अपने दोस्त अडानी को बिहार की कीमती जमीन गिफ्ट कर दी। लेकिन क्या सच में इतना सिंपल है? क्या इस हेडलाइन के पीछे कोई और स्टोरी है जिसे आपसे छुपाया जा रहा है? आज हम इस पूरे इशू को डिकोड करेंगे डेटा और फैक्ट्स के साथ, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बिहार के फ्यूचर को लेकर एक पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ द भागलपुर पावर प्लांट। सबसे बड़ा आरोप, 1 रुपए साल की लीज पर 1050 एकड़ जमीन। सुनने में शॉकिंग लगता है, ऐसा लगता है जैसे मुफ्त में देती। लेकिन रुकिए, क्या अडानी वहां अपना फार्म हाउस बना रहे? नहीं, ही इज इन्वेस्टिंग 26,000 करोड़, 26,000 करोड़ रुपए। ये एक अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है जो बिहार को 2400 मेगावाट बिजली देगा। वेट, व्हाट इज अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट? देखिए, पुराने पावर प्लांट कम टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टीम बनाते थे, जिससे बहुत पोल्यूशन होता था और कोयले की वेस्टेज भी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एक हाई एंड टेक्नोलॉजी है। इसमें पानी को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और हाई प्रेशर पर स्टीम में बदला जाता है। सिंपल शब्दों में, ये बाइक के हाई परफॉर्मेंस इंजन जैसा है। इससे कम कोयले में ज्यादा बिजली बनती है और पॉल्यूशन भी 20 to 25% तक कम होता है। इट्स अ क्लीनर, मोर इफिशिएंट टेक्नोलॉजी। अब आप पूछेंगे फिर भी जमीन 1 रुपए में क्यों? सबसे पहली बात, दिस इज नॉट अ सेल, इट्स अ लीज। ये जमीन अडानी को 33 साल के लिए लीज पर दी गई है, बेची नहीं गई। ऑनरशिप बिहार गवर्नमेंट के पास ही रहेगी। दूसरी बात, इट्स अ स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। देश और दुनिया की सरकारें बड़े इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यही करती हैं। इसे लैंड सब्सिडी मॉडल कहते हैं। बिहार की अपनी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी है, जिसके तहत मैसिव इन्वेस्टमेंट लाने वाली कंपनीज को लैंड में, इलेक्ट्रिसिटी में और टैक्स में छूट दी जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, सब जगह यही मॉडल चलता है। उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी प्रोजेक्ट के लिए हजारों एकड़ जमीन नॉमिनल रेट्स पर दी गई। महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए लैंड सब्सिडीज दी जाती हैं। ये एक प्रूवन मॉडल है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का। तो ये कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव है। 26,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बदले में जमीन पर इंसेंटिव देना, ये एक स्ट्रैटेजिक इकोनॉमिक डिसीजन है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1980s का चाइना, एक गरीब देश, उन्होंने क्या किया? शेंजेन जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए। वहां फॉरेन कंपनीज को बुलाया और कहा, आओ इन्वेस्ट करो, हम आपको सस्ती जमीन देंगे, टैक्स में छूट देंगे। एप्पल से लेकर हर बड़ी कंपनी वहां गई। रिजल्ट, आज शेंजेन दुनिया का टेक हब है। और सिंगापुर को देखिए, पानी तक इंपोर्ट करने वाला छोटा सा देश, उन्होंने जुरोंग आइलैंड बनाया। एक स्वैम्प लैंड को रिक्लेम करके दुनिया की टॉप पेट्रोकेमिकल कंपनीज को नॉमिनल रेट्स पर लीज दी। आज सिंगापुर एशिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और इंडस्ट्रियल हब है। इन देशों ने समझा कि शुरुआत में जमीन पर इंसेंटिव देना लॉन्ग टर्म में जॉब्स, डेवलपमेंट और टैक्स रेवेन्यू लाता है। बिहार भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं, एक पिछड़े इलाके में डेवलपमेंट लाने के लिए। तो जब चाइना करे तो मास्टर स्ट्रोक और बिहार करे तो स्कैम, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? अब आते हैं सबसे इमोशनल और शॉकिंग क्लेम पर। क्लेम किया जा रहा है कि 10 लाख आम के पेड़ काटे जा रहे हैं। दोस्तों, ये नंबर सुनने में ही कितना बड़ा और स्कैरी लगता है। 10 लाख पेड़। इसका सोर्स क्या है? एक जर्नलिस्ट की रिपोर्ट, जिसमें एक गांव वाले ने अंदाजे से 10 लाख बोल दिया। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख। 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। लेकिन चलिए इस क्लेम को हम फैक्ट्स और लॉजिक की कसौटी पर टेस्ट करते हैं। लेट्स डू द मैथ। पहली बात, ये जमीन एक फार्म लैंड है, खेती की जमीन, कोई डेडिकेटेड आम का बाग यानी ऑर्चर्ड नहीं है। पर 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं कि पूरे 1050 एकड़ पर आम के ही पेड़ लगे। दुनिया भर में जो हाई डेंसिटी मैंगो फार्मिंग होती है, जिसमें पेड़ बहुत पास पास लगाए जाते हैं, उसमें भी 1 एकड़ में ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 पेड़ ही लग पाते हैं। चलिए हम सबसे बेस्ट केस सिनेरियो 50 पेड़ पर एकड़ मान लेते हैं। तो 1050 एकड़ के हिसाब से कितने पेड़ हुए? लगभग 52,500। कहाँ 50-55,000 और कहाँ 10 लाख। ये जमीन आसमान का फर्क है। ये नंबर एक मैसिव एग्जैजुरेशन है, जिसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर 10 लाख पेड़ नहीं तो फिर आखिर कितने पेड़ कटेंगे? इसका ऑफिशियल जवाब हमें तब मिलेगा जब इस प्रोजेक्ट की EIA रिपोर्ट यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिक होगी। EIA रिपोर्ट क्या होती है, इसे आगे समझेंगे।
लेकिन अभी जो ऑफिशियल डेटा हमारे पास है वो बिहार के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर नीतीश मिश्रा ने दिया है। उनके अनुसार जब इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन अक्वायर की गई थी तब वहां 10,055 ट्रीज काउंट किए गए थे। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये सारे पेड़ नहीं काटे जाएंगे। मिनिस्टर के मुताबिक सिर्फ वो पेड़ कटेंगे जो पावर प्लांट के कोर एरिया और कोल हैंडलिंग एरिया में आ रहे हैं, जो कि कुल मिलाकर लगभग 300 एकड़ का एरिया है। बाकी 700 प्लस एकड़ की जमीन पर लगे पेड़ों को बचाया जाएगा। दोस्तों, इंडिया में प्रोजेक्ट्स ऐसे ही शुरू नहीं हो जाते। हर बड़े प्रोजेक्ट को EIA से गुजरना पड़ता है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्लियरेंस देती है। उस EIA रिपोर्ट में साफ साफ लिखा होता है कि उस 300 एकड़ जमीन में भी आखिर कितने पेड़ हैं जो कटेंगे और उसके बदले में कितने लगाए जाएंगे। इसे कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन कहते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है कि जितने पेड़ कटेंगे उसके बदले कंपनी को डबल या कई बार 10 गुना तक पेड़ दूसरी जगह लगाने पड़ते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के लिए भी एक डिटेल कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन प्लान बनेगा। अब आप पूछ सकते हैं कि अब तक क्यों नहीं बना। देखिए, अभी अडानी पावर और बिहार गवर्नमेंट के बीच सिर्फ PSA यानी पावर सप्लाई एग्रीमेंट साइन हुआ है। ये एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत अडानी पावर ने सबसे सस्ती बिजली यानी 6.075 रुपीज पर यूनिट पर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। इसका अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है एनवायरमेंटल क्लियरेंस। जैसे ही प्रोजेक्ट प्रोग्रेस करेगा और इसकी EIA रिपोर्ट फाइनल होकर पब्लिक होगी, ट्री फेलिंग का एग्जैक्ट नंबर और अफॉरेस्टेशन का पूरा ऑफिशियल प्लान सामने आ जाएगा। एज ऑफ नाउ प्रोजेक्ट की EIA प्रोसेस चल रही है। प्रोसेस के अनुसार जब तक इस रिपोर्ट को अप्रूव नहीं किया जाता तब तक जमीन पर कोई काम शुरू नहीं हो सकता। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए हम सबको EIA रिपोर्ट के पब्लिक होने का इंतजार करना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चलो मान लिया ये सब पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है, लेकिन इससे बिहार के उस पिछले इलाके पीर पैंती को जमीन पर क्या मिलेगा? वहाँ के लोगों की जिंदगी कैसे बदलेगी? सबसे पहले और सबसे डायरेक्ट फायदा है जॉब्स। ऐसा अनुमान है कि इस मेगा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन फेज में ही 10,000 लोगों को काम मिलेगा। सोच के देखिए उस इलाके में इससे कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू होगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब प्लांट पूरा होकर चालू हो जाएगा तब 3,000 लोगों को परमानेंट स्किल जॉब्स मिलेंगे। ये वो पक्की नौकरियां होंगी जो उस इलाके के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका देंगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब इतने सारे लोग काम करने आते हैं तो उनके रहने के लिए घर, खाने के लिए होटल्स और ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ से शुरू होता है दूसरा फायदा, एक नया इकोनॉमिक इकोसिस्टम। प्लांट के आसपास छोटी छोटी वर्कशॉप्स, दुकानें और सर्विस का एक पूरा जाल बन जाता है, जिससे हजारों और परिवारों को रोजगार मिलता है। अब इतने बड़े प्लांट को और इस इकोसिस्टम को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर। यही है तीसरा फायदा। इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए बेहतर सड़कें बनेंगी, कम्युनिकेशन लाइंस आएंगी, जिसका फायदा सिर्फ प्लांट को नहीं बल्कि वहां रहने वाले हर एक इंसान को होगा। और इन सब चीजों को पावर करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चौथा फायदा, 24/7 बिजली। बिहार जो आज भी पावर डेफिसिट स्टेट है, उसे 24 आवर्स रिलायबल पावर मिलेगी। जब बिजली होगी तभी नई इंडस्ट्रीज आने की सोचेंगी और असली प्रोग्रेस शुरू होगा। और इन सब का आखिरी और सबसे बड़ा फायदा वो जाता है सीधा बिहार सरकार की तिजोरी में, यानी मैसिव टैक्स रेवेन्यू। सोच के देखिए, 26,000 करोड़ की कंपनी जब ऑपरेशन शुरू करेगी तो हर साल सरकार को कितना टैक्स देगी। तो आप देख सकते हैं ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, एक पिछड़े इलाके के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब फैसला आपका है, आपको सेंसेशनल हेडलाइंस पर विश्वास करना है या डेटा और फैक्ट्स पर।